Good morning students. In this video we are going to learn chapter 4 of your history and civics class 8, the freedom struggle of 1857. This chapter of history belongs to Maharashtra State Board new syllabus. The revolt, we can also say the freedom struggle of 1857, the revolt of 1857. The meaning of revolt means bagawat, means one those who serving, जैसे कि फॉर एग्जांपल इन ब्रिटिश आर्मी देयर आर द लॉट ऑफ इंडियंस सर्विंग, बहुत सारे सिपाही थे आर्मी में, उनके बहुत सारे इंडियन फौजी थे, तो वो उनके खिलाफ खड़े हो गए. क्यों हो गए? इस वीडियो को आप पूरा देखिए, देन यू विल बेटर अंडरस्टैंड. सो रीजन बिहाइंड स्ट्रगल ऑफ 1857, एक मिनट में पूरा समराइज कर देता हूँ. जैसे कि हमने ऑलरेडी आई टोल्ड यू द हिस्ट्री, एवरी चैप्टर इज लिंक टू द प्रीवियस चैप्टर, राइट. सो ये चैप्टर 4 जो है लिंक्ड है थर्ड चैप्टर से, एंड चैप्टर 5 जो लिंक रहेगा इस 4 चैप्टर से लिंक रहेगा, राइट. सो रीजन क्या था? फर्स्ट फार्मर्स, इन अ प्रीवियस चैप्टर वी लर्न दैट द फार्मर्स एंड कॉमन पीपल बिकम बैंकरप्ट. बैंकरप्ट मतलब एक कर्जदार हो गए थे, वो कर्ज अदा नहीं कर पा रहे थे लोन लेने के बाद. क्यों लोन लिया था? बिकॉज दे नीड टू पे द फार्मर्स नीड टू पे द टैक्सेस, बिकॉज द ब्रिटिशर्स इंट्रोड्यूस द न्यू लैंड रेवेन्यू पॉलिसी. रेवेन्यू मतलब आय, टैक्स, तो उन पे बहुत ज़्यादा टैक्स लगाते थे. वो क्यों लगाते थे वो सेकंड चैप्टर, प्रीवियस चैप्टर में ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर चुका हूँ. अगर आपने नहीं देखा होगा तो इस वीडियो के खत्म होते ही वो वीडियो का लिंक रहेगा, आप उस पर क्लिक करके देख सकते हो. सेकेंड, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर. कमर्शियलाइजेशन मतलब प्रोड्यूसिंग द कैश क्रॉप्स इंस्टेड ऑफ फूड क्रॉप्स. इंडियाज ड्रेन ऑफ वेल्थ, तो इंडिया के अब ये ब्रिटिशर्स ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू टैक्स कलेक्ट करते थे, plus commercial agriculture instead of food grains they put emphasis on the production of the commercial crops. And after selling, yes, जैसे शुगर कैन है, शुगर है, टी है, स्पाइसेस है, इंडिगो, ये इंडिया से पैदा करके, इंडिया से प्रोड्यूस करके यूरोपियन मार्केट में, ब्रिटेन मार्केट में बेचते थे और खूब पैसे कमाते थे. इससे क्या हो गया? इंडियंस का नुकसान हुआ. इंडियाज ड्रेन ऑफ वेल्थ टुवर्ड्स ब्रिटेन. ड्रेन ऑफ वेल्थ मतलब फ्लो ऑफ वेल्थ, हमारे जो खजाने थे वो यहाँ से जा रहे थे फ्लो होके ब्रिटेन में, और ब्रिटेन की पब्लिक अमीर हो रही थी. इंडियंस बिकम, इंडिया में फेमाइन, इंडिया में भुखमरी की नौबत आ गई थी. फोर्थ, इंडियन सिपाहीज वर इल ट्रीटेड बाय द कंपनी. सिपाहीज मतलब जो उनके फौजी थे, सिपाही थे, इल ट्रीटेड यानी उनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया जाता था, और उनको जो पोजीशन दी जाती थी बहुत ही लोअर ग्रेड की पोजीशन दी जाती थी, जबकि हायर ग्रेड पर, ऊपर की पोस्ट पर ब्रिटिश ही लोग रहते थे. ब्रिटिश आर्मी में जो जब छोटे लेवल के जो पोस्ट है वो इंडियंस को दी जाती थी, जबकि हाई पोस्ट पे ब्रिटिश अंग्रेज ही बैठे रहते थे, छाए रहते थे. सो दैट इज द मेन क्रक्स ऑफ दिस चैप्टर. सो यू कैन सी दिस इमेजेस इज क्वाइट ब्लर. अब आ जाता है, ये ऑलरेडी लास्ट वीडियो में भी, प्रीवियस चैप्टर में भी आपने देख चुका है कि ब्रिटिश फॉर्मली रूल स्टार्ट किया 1757 में सिराजुद्दौला को डिफीट करने के बाद. बंगाल से उन्होंने अपना कब्जा जमाना स्टार्ट किया. तो आते आते 100 सालों में 1857 तक की 1857 दे कवर ऑलमोस्ट, दे कंट्रोल और कैप्चर ऑलमोस्ट मोर देन 90% ऑफ इंडिया, राइट. तो अब ये इससे इस चैप्टर का क्या लिंक है वो मैं आगे बताता हूँ. क्वीन प्रोक्लेमेशन आया था, आगे आएगा हमें. दिन 1857 to 1947 90 ईयर्स, टोटल 190 ईयर्स, 190 साल उन्होंने रूल किया. अब ये जो इमेज है, नाउ दिस इज द बुक ऑफ योर हिस्ट्री एंड सिविक्स, ऑलरेडी इंट्रोड्यूस हो चुका है. सो डायरेक्टली हम वी विल कम टू ऑन द पाइकर रिबेलियन. अब पाइकर रिबेलियन क्या थे, राइट. मैं डायरेक्टली बता दूं कि पाइकर रिबेलियन, यहाँ पर देखो ईयर 1817 लिखा हुआ है, राइट, 1817. और अभी बिफोर 2 ईयर्स अगो या 3 ईयर्स अगो 2017 में इस 100 साल हो गए हैं दैट पाइकर रिवोल्ट को. यहाँ पर आपने इनके बारे में बताऊंगा. पाइका कौन थे? बख्शी जगबंधु विद्याधर लेट दैट रिवोल्ट, पाइकर रिबेलियन. अब ये क्या था देखिए, यहाँ पे ये जो इमेज है, ये घोड़े पे जो सवार है किंग, ये पाइकर रिबेलियन के सरदार थे, किंग थे, जिनका नाम था बख्शी जगबंधु, राइट. ही लेड दैट पाइकर रिबेलियन, पाइकर रिवोल्ट. अब ये पाइकर रिवोल्ट क्या है, उससे पहले आप ये समझिए कि अंग्रेजों ने
जैसे कि पिछले मैं लिखा हूँ 1757 टू 1857, ये 100 सालों में बहुत से अत्याचार जो ऑपरेशन जो थे, ऑपरेशन OPPRES है ना, ऑपरेशन जो डॉक्टर ऑपरेशन करता है वो नहीं, ऑपरेशन मतलब जो अत्याचार, उसकी मीनिंग है। जो भी ऑपरेशन थे अंग्रेज़ों के इंडियंस पर, वो बढ़ते जा रहे थे। फार्मर्स की हालत दिन ब दिन बुरी होती जा रही थी। फेमाइन आ गया था इंडिया में, भुखमरी की खाने की नौबत आ गई थी क्योंकि खाना नहीं मिलता था इंडियंस को। और उसके उलट क्या हो रहा था, ब्रिटेन में उनकी दौलत बढ़ते जा रही थी, वो अमीर से अमीर बनते जा रहे थे। तो ये सारे चीज़ देखकर इंडियंस में गुस्सा बढ़ते जा रहा था। तो छोटे छोटे पैमाने पर द स्मॉल स्केल द रिवोल्ट अराइजेज, बट दैट रिवोल्ट easily diminished by the or easily end by the Britishers, because Britishers have the guns और इंडियंस के पास उस वक्त तलवार थी, ब्रिटिशर के पास तोप थी, गन्स थे, तो इसलिए वो आसानी से उनको ख़त्म कर देते थे। तो बिटवीन 1757 टू 1857 बहुत सारे रिवॉल्ट हुए। अल्टीमेटली 1857 में बहुत बड़ा रिवॉल्ट हुआ जो कि हम आगे देखने वाले हैं, राइट। तो ये पाइका रिबेलियन जो थे, इनके किंग थे। और ये बता दूं कि पाइका जो थे बहुत मुगलों के ज़माने से थे उनके जो, और ये पाइका जो रिबेलियन थे जो आज जो हमारा उड़ीसा राज्य है, हमारा जो नेबरिंग स्टेट महाराष्ट्र का उड़ीसा एक राज्य है, रियासत है, तो वहाँ पे ये पाइका रिबेलियन थे। अब पाइका जो थे स्टैंडिंग आर्मी थे। स्टैंडिंग आर्मी मतलब उस ज़माने में जो भी बादशाह किंग रहते थे, अंग्रेज़ों के आने से पहले की बात बता रहा हूँ, तो वो उस वहाँ के राजा महाराजा लोगों ने, जो भी बादशाह थे उस इलाके के, तो उन्होंने पाइका लोगों को ज़मीनें दे दी थी कि तुम रेंट फ्री लैंड दे दी थी कि तुम इस ज़मीन पे रहो, खेती करो, आराम से रहो, ज़िंदगी बसर करो। बट व्हेन वी नीड ऑफ पाइकाज हेल्प, जब हमें तुम्हारी ज़रूरत पड़े, व्हेन वी नीड योर हेल्प, देन यू शुड कम अस एंड ज्वाइन अस इन अ वॉर, तो हमें जंग में तुम हमारा हेल्प करो। तो इसलिए इनको स्टैंडिंग आर्मी कहते थे। तो ये बरसों से उनके राजाओं की मदद करते आ रहे थे। लेकिन हमने पिछले चैप्टर से देखा कि अंग्रेज़ किस तरीके से धीरे धीरे इंडिया पे कब्जा करते जा रहे थे, और जो भी टेरिटरी रूलर थे, इलाकों के रूलर थे, बादशाह या किंग महाराजा थे, उनको ख़त्म करते जा रहे थे, उनको मारते जा रहे थे। तो जिन दे रिच टू द उड़ीसा एंड वहाँ के रूलर को ख़त्म किया, तो पाइका के लैंड पे भी कब्जा कर लिया। अब जब पाइकाज ने देखा कि ये हमारे साथ अत्याचार हो रहा है, हम बरसों से यहाँ पे ज़मीन पे हमारी खेती करते आ रहा है, हालांकि वो लैंड उस राजा की थी, लेकिन रेंट फ्री लैंड उन्होंने दिया था, उसके बदले में ये पाइका राजा महाराजा की हेल्प करते थे वॉर में। तो पाइकाज जब ये देख रहे थे कि अंग्रेज़ इनकी ज़मीन भी हथिया रहे हैं, तो ये उनके खिलाफ खड़े हो गया और जंग हो गई। तो 1817 में पाइकाज रिवॉल्ट हुआ, जिसको लीड किया बख्शी जगबंधु ने, ये इनका इमेज है। और 2018 में 200 साल हो गए, तो लास्ट 2 ईयर्स आगो ये हमारे न्यूज़ में भी। अब जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे छोटे पैमाने पे रिवॉल्ट चालू था 1857 से पहले। तो लाइक महाराष्ट्र में उमाजी नायक ने रिवॉल्ट किया अंग्रेज़ों के खिलाफ, लेकिन अल्टीमेटली उमाजी नायक को ब्रिटिश पुलिस फोर्स ने अरेस्ट करके हैंग टू डेथ दे दिया, उनकी फांसी दे दी, राइट। तो ये 1857 एक बड़ा रिवॉल्ट था। उससे पहले बहुत छोटे छोटे रिवॉल्ट हुए, और इसको 1857 रिवॉल्ट के लिए यानी हम तक पहुंचाया वीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर ने, उन्होंने एक बुक लिखी थी द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, राइट। तो ये ऐसे मटेरियल सोर्सेज से हम तक पहुंचाए। अब नाउ वी विल सी द कॉजेज ऑफ स्ट्रगल ऑफ 1857, राइट। कि ये क्या था, कि इसका रीज़न क्या था, मेन रीज़न क्या था। एक तो देखो बहुत सारे पिछले रीज़न थे, इकोनॉमिक काउजेस, लाइक इसको 2 भागों में डिवाइड करता हूँ। एक तो सिल्वरी काउजेस था और एक इमीडिएट काउज था। सिल्वरी काउजेस में ये हो गया कि अंग्रेज़ों के अत्याचार बढ़ते जा रहे थे। इकोनॉमिक काउजेस, द ब्रिटिशर इंट्रोड्यूस द न्यू रेवेन्यू सिस्टम टू इंक्रीज देयर इनकम्स, टैक्सेस वर फोर्सिबली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द फार्मर्स, ये पिछले चैप्टर से हमने देखते आ रहे थे, दिन द फार्मर्स बिकम बैंकरप्ट, राइट। एंड सोशल काउजेस आ गया इंडियन फेल दैट, कि हमने पिछले चैप्टर में देखा कि लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने, हालांकि वो एक अच्छा काम था कि उन्होंने प्रैक्टिस ऑफ सती पे बैन कर लिया, राइट, प्रैक्टिस ऑफ देवदासी को बैन कर दिया। तो इंडियंस फेल दैट बिकॉज उस ज़माने में आज से 150-200 साल पहले इतना लिटरेसी लेवल नहीं था। तो पीपल्स thought that these British peoples, these foreigners interfere in our religion, right। सती प्रोहिबिशन कर दिया। उस ज़माने में विडो मतलब जो वाइफ उसका हस्बैंड का डेथ हो गया तो वाइफ बिकम विडो, तो विडो का रीमैरेज नहीं होता था, दोबारा शादी नहीं होती थी। लेकिन अंग्रेज़ों ने विडो रीमैरेज एक्ट कानून बनाया
कि अब विडो भी रीमैरिज दोबारा शादी कर सकती है। तो ये सब देख के इंडियंस को, उस ज़माने के इंडियंस ये फील करते थे कि हम ये अंग्रेज़ों का इंटरफ्रेंस है इनके रिलीजियस में, सोशल सिनेरियो में, इनका सोशल लाइफ में उनका इंटरफ्रेंस है। तो इसके भी एक गुस्सा था अंग्रेज़ों के खिलाफ। देन पॉलिटिकल काउजेस, जैसे कि इससे पहले चैप्टर में हमने देखा था कि सब्सिडियरी अलायंस इंट्रोड्यूस किया था। तो बहुत सारे जो डिफरेंट पार्ट्स में इंडिया, जो डिफरेंट रूलर्स थे, है ना, इंडिया के, तो जैसे कि नवाब ऑफ अयोध्या वाज डीथ्रोन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ मैल एडमिनिस्ट्रेशन, वेयर इज द प्रिंसली स्टेट्स ऑफ सतारा, नागपुर एंड झांसी वर एनेक्स्ड थ्रू द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। ये डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स आपके लिए एक नया वर्ब है ना, इसके मीनिंग क्या है? डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स फर्स्ट इंट्रोड्यूस दिस कॉन्सेप्ट, जैसे कि सब्सिडियरी अलायंस इंट्रोड्यूस बाय द लॉर्ड वेलेस्ली। तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स लॉर्ड डलहौजी ने इंट्रोड्यूस किया था। अब ये डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स ये है कि बहुत उस ज़माने में, मतलब उस वक्त अगर किसी राजा महाराजा के पास खुद की औलाद नहीं है और वो किसी लड़के या लड़की को अडॉप्ट किया है कि ये मेरे डेथ के बाद मेरी प्रजा का बादशाह होगा, किंग होगा, राइट, ही विल बी द सक्सेसर ऑफ माई एम्पायर, माई क्राउन। सो इफ वो, अगर वो लड़का या दैट अडॉप्टेड सन और डॉटर विल बी दे वर नॉट एक्चुअल, अगर वो असल औलाद नहीं होते हुए अडॉप्टेड औलाद रहेगी, राइट, अडॉप्टेड रहेगी, तो अंग्रेज बोलते थे कि नहीं, हम उनको नहीं मानेंगे, वो जो रीजन है वो अंग्रेज़ों के हाथ में आ जाएगा, अब तुम्हारा एम्पायर ख़त्म हो गया। तो ये जिसको लेकर रानी झांसी ने बहुत बगावत की अंग्रेज़ों के खिलाफ। अब दिस इज़ द इमेज ऑफ रानी झांसी, और ये मंगल पांडे के ने क्या किया था अभी बताता हूँ। और दिस इज़ द एट द टाइम ऑफ 1857 बहादुर शाह जफ़र, जो कि लास्ट मुगल एम्पायर थे। और मंगल पांडे जो थे एक सिपाही थे, सोल्जर थे ब्रिटिश आर्मी में, राइट, लेकिन वो क्यों अंग्रेज़ों के खिलाफ हुए वो अभी बता। तो इस तरह से डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के जरिए अंग्रेज अपनी जो बचे पूछे रूलर थे उनको भी खत्म करते जा रहे थे। अब डिसकंटेंट अमंग इंडियन सोल्जर, जैसे कि मैं बताया था कि इंडियन सोल्जर्स दे कुड नॉट गेट एनी पोस्ट हायर देन द सूबेदार, यानी कि जो सबसे छोटे लेवल का पोस्ट था इंडियन आर्मी में, तो वो सूबेदार पोस्ट उनको दिया जाता था, इंडियंस को दिया जाता था, जबकि एज कम्पेयर टू ब्रिटिश सोल्जर्स उनको अच्छे पोस्ट मिलते थे। उनके अलाउंस एंड सैलरी भी बहुत कम थे इंडियन सोल्जर्स के एज कम्पेयर टू द ब्रिटिश काउंटर पार्ट। अब आ जाते हैं इमीडिएट काउज। इमीडिएट काउज ये था कि अंग्रेजों ने 1856 में एक राइफल, लॉन्ग इनफील्ड राइफल्स टू द इंडियन सिपॉइज को दिया। दिस सिपॉइज वर रिक्वायर्ड टू बाइट द एंड ऑफ द कार्टिजेस, कि जो उसके बारूद रहते थे वो बंदूक में डालने के लिए उसको पहले दांत से काट के अंदर डाला जाता था। और ये रूमर थी, ये मिसअंडरस्टैंडिंग थी इंडियन सोल्जर्स में कि वो जो कार्टिजेस है उसमें जो बारूद यूज हुआ है दैट मेड फ्रॉम द फैट्स ऑफ द काउज एंड पिग्स, वेल द काउज इज द holy animals for the Hindus and the pigs is prohibited for the Muslims. So due to these religion sentiments of both the Hindus and Muslim sepoys were hurt and made them unhappy. तो इस सिपॉइज ने, इस फौजी लोगों ने क्या कहा कि हम इसे यूज़ नहीं करेंगे, हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा ऐसा करने से, राइट। हिंदू मुस्लिम दोनों एक हो गए और अंग्रेज़ों के खिलाफ हो गए। लेकिन अंग्रेज़ जो बड़े ऑफिसर थे उन्होंने कहा कि नहीं, वी विल टेक द डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट यू इफ़ यू रिफ्यूज टू यूज दिट कार्टिजेस, राइट। सो मंगल पांडे फ्रॉम द बाराकपुर कैंटोनमेंट, बाराकपुर जो था यूपी का एक टाउन है, कैंटोनमेंट शॉट एन इंग्लिश ऑफिसर एज अ रिएक्शन टू अनजस्ट नेचर ऑफ द ब्रिटिश ऑफिसर। तो मंगल पांडे ने, जिसका मैंने इमेज दिखाया, ये इमेज है, तो वो गुस्से में आके उन्होंने क्या किया, गुस्से में आके उन्होंने इंग्लिश ऑफिसर जो डिसिप्लिनरी एक्शन लेने की बात कर रहा था उसको मार दिया, राइट। सो मंगल पांडे वाज अरेस्टेड एंड हैंग टू डेथ। मंगल पांडे को अरेस्ट करके उनको फांसी दे दी गई। उनका रिवेंज लेने के लिए, उनका बदला लेने के लिए जितने भी फौजी थे, ये बात जंगल में आग की तरह फैल गई। दिस न्यूज स्प्रेड लाइक अ फायर एंड द एंटायर रेजिमेंट ऑफ इंडियन सिपाहीज एट मेरठ टुक अ पार्ट इन द फ्रीडम स्ट्रगल एंड मार्च टुवर्ड्स दिल्ली। ऑलरेडी प्लान चल रहा था, बहुत सारे जो इंडियन फार्मर्स थे और जो भी बचे पूछे जो इंडियंस के रूलर्स थे, जिनको अंग्रेज़ों ने, लॉर्ड डलहौजी ने डीथ्रोन कर दिया था। डीथ्रोन, यहाँ पर वर्ड है ना, डीथ्रोन, लाइक डीथ्रोन कहाँ पर है, यहाँ,
हाँ यहाँ देख सकते हो आप, डी थ्रोन, डी मतलब वेनेवर द वर्ड डी कम ना मतलब खत्म, तख्त से हटा दिया उनको, उनकी पोजीशन से हटा दिया लॉर्ड डलहौजी ने, किसके जरिए, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के जरिए। एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर यू मस्ट राइट द आंसर ऑफ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ। तो ये सारे लोग दिल्ली जमा होने लगे और उन्होंने बहादुर शाह जफर को अपना किंग एक्सेप्ट करके, मुगल एम्परर बहादुर शाह, एंड प्रोक्लेम हिम एज द एम्परर ऑफ इंडिया, राइट। उनके लीडरशिप में ये 1857 का रिवॉल्ट बढ़ाया। अब जैसे ही ये इन्होंने हमला किया, जिस सारे इंडियंस ने मिलके दिल्ली में हमला किया और अंग्रेज़ों को निकाल भगाया वहाँ से, क्योंकि उस ज़माने में भी दिल्ली वॉज द कैपिटल ऑफ इंडिया, राइट। और धीरे धीरे उन्होंने इलाहाबाद, लखनऊ, कानपुर, बनारस, एडजेसेंट पार्ट्स में दिल्ली के बढ़ते गए, उनका एरिया बढ़ता गया और उनको कॉन्फिडेंस लेवल जो इंडियन सिपाहीज का था वो बढ़ता जा रहा था। और लेकिन अच्छा, इसके बाद आते लीडरशिप इनकी किसके हाथ में थी, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, क्योंकि सारे लीडर्स जो थे इनको डिथ्रोन किया था अंग्रेज़ों ने, तो ये गुस्से में थे अंग्रेज़ों के खिलाफ, ये बढ़ता ही जा रहा था। लेकिन आगे चल के आप देख सकते हो द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857 रिवॉल्ट, आप देख सकते हो कि द इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ रिवॉल्ट, इफ़ यू ऑब्जर्व दैट द मोस्ट पार्ट लाइक पेशावर जो कि पाकिस्तान, लाहौर, शिकारपुर, कराची, ये सारे जो अभी शहर है पाकिस्तान में हैं, ये भी यहाँ पे भी ये 1857 का रिवॉल्ट हुआ था। हमारे महाराष्ट्र में औरंगाबाद, सतारा, कोल्हापुर, राइट, यहाँ पर हुआ था। आप देख सकते हो, इफ़ यू एनालाइज दैट यू कैन कंक्लूड दैट के नियर, इफ़ यू टोटल पाकिस्तान, इंडिया, आज का जो पाकिस्तान है उस वक्त इंडिया का हिस्सा था, राइट, ये सब मिला के आई थिंक वी कैन से जस्ट 25%, बाकी 75% पे जो था अंग्रेज़ों का कब्जा था। तो इसका क्या कंक्लूजन निकल रहा है, बिकॉज दैट रिवॉल्ट वाज नॉट सपोर्टेड बाय द एजुकेटेड इंडियंस। पहला जी ये रिवॉल्ट हम हार गए, उसका रीज़न अब बता रहा हूँ। दैट रिवॉल्ट वी डिफीटेड बिकॉज दैट रिवॉल्ट वॉज नॉट सपोर्टेड बाय द एजुकेटेड इंडियंस वर नॉट सो यूनाइटेड, दैट्स वाई सिर्फ 25% ही इलाकों में ये रिवॉल्ट बढ़ सका, 75% पे अंग्रेज़ों का एज इट इज़ कब्जा रहा। एंड एट दैट टाइम इंडियंस वर नॉट सो वेल ऑर्गेनाइज, टेक्निक उनके पास नहीं थी, उनके पास लेटेस्ट हथियार नहीं थे, लेटेस्ट वेपन नहीं थे। अंग्रेज़ों के पास गन्स थी, तोप थी, लेकिन इंडियंस के पास जस्ट तलवार, शॉर्ट, लोकल लेवल के वेपन्स थे। दैट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट द इंडियंस डिफीटेड इन दैट वॉर। सो दिस इज द इमेज ऑफ द बहादुर शाह जफर, the last emperor of the Mughal, last king of the Mughal emperor. Now the causes of the failure, the struggle was not comprehensive. जैसे मैंने एक एक चीज़ बताया उसको एक्सप्लेन करके लिखा हुआ है। The struggle didn't take the place simultaneously, और क्योंकि उस ज़माने में टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेड नहीं थी, राइट। कहीं जैसे आज व्हाट्सअप का ज़माना है, इंटरनेट है हमारे पास, इंस्टेंटली इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह दुनिया की चले जाती है, लेकिन उस वक्त कम्युनिकेशन डिवाइसेस इतना, टेक्नोलॉजी इतना अपडेटेड नहीं थी। सो एक जहाँ स्ट्रगल हो रही वहाँ पर उनका मैसेज कम्युनिकेशन नहीं हो पाता था, अंग्रेज आके उनको हरा देते थे, राइट। सो द स्ट्रगल वाज नॉट कॉम्प्रहेंसिव इन नॉर्थ इंडिया बट द राजपूताना, पंजाब, सम पार्ट्स ऑफ बंगाल और नॉर्थ वाज इंडिया रिमेन लो। बहुत सारे इंडियंस के, स्पेशली साउथर्न इंडिया, महाराष्ट्र का कुछ पार्ट, ईस्टर्न इंडिया में उस रिवॉल्ट को सपोर्ट नहीं किया था। हाँ, जो नॉर्थन इंडिया, यूपी, बिहार और दैट्स दिल्ली का जो रीजन था वहीं पर रिवॉल्ट, स्ट्रगल फॉर 1857 और रिवॉल्ट ऑफ 1857 छाई रही। मोस्ट ऑफ द फेड्यूटरी प्रिंसेस रिमेन्ड अलूफ। बहुत सारे जो अंग्रेज़ी हुकूमत के दौर में बहुत सारे जो वो थे, किंग्स थे, प्रिंसेस थे, उनको लगता था कि अगर हम अंग्रेज़ों के खिलाफ बढ़ेंगे तो वो हमको भी मार देंगे, तो इसलिए वो खामोश बैठे हुए थे। एंड दे वर सफरिंग बट एक्सेप्ट अ फ्यू अदर्स रिमेन अ फेथफुल टू द ब्रिटिश, जबकि वो ब्रिटिश की गुलामी में ज़िंदगी गुजारना चाहते थे। लैक ऑफ मिलिट्री टैक्टिक, जैसे मैंने बताया कि इंडियंस वे डू नॉट हैव द लेटेस्ट वेपन व्हाइल द ब्रिटिशर्स हैव द लेटेस्ट वेपन्स। इंटरनेशनल सिचुएशन फेवरेबल फॉर ब्रिटिश, द क्रीमियन वॉर विद द रशिया was just over and the British won the war and they had a trade relation with the different countries in the world and the naval strength of the British was vast whereas the Indian rebels were isolated। एक इंटरनेशनल सिचुएशन भी बता रहा है क्योंकि उस वक्त ब्रिटिश ने रशिया के साथ जंग लड़के क्रीमिया इज द अनदर यूक्रेन का भी सिटी है, वो जीता था अंग्रेजों ने उस वक्त। नाउ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल एंड ऑफ द रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी,
कॉन्सिक्वेंसेस मतलब रिजल्ट, क्या नतीजा निकला फ्रीडम स्ट्रगल का। अब अंग्रेज़ों ने ये जान लिया कि इंडियंस अब यहाँ से 100 साल तक तो हम हुकूमत कर लिए, धीरे धीरे पूरे इंडिया पे कब्जा कर लिए, लेकिन अब आगे के लिए हम, क्योंकि अभी तक के क्या हुआ कि अब यहाँ बता, अब देखिए ये 1757 टू 1857 ईस्ट इंडिया कंपनी एज ए ट्रेडर आई थी, धीरे धीरे उन्होंने इंडिया पे रूल स्टार्ट किया। ये 1757 से लेकर 1857 1857 नियर 100 ईयर्स 100 साल तक के अंग्रेज हुकूमत करते रहे इन द नेम ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, राइट। यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी रही। दैट ब्रिटिश इनडायरेक्टली रूल टू इंडिया, इनडायरेक्टली। लेकिन 1857 का रिवॉल्ट होने के बाद अंग्रेजों को ने रियलाइज करना स्टार्ट कर दिया कि अब इंडिया पे रूल करना इतना आसान नहीं होगा, इंडिया हमारे खिलाफ खड़े हो सकते हैं। दे वर यूनाइटेड, सो दे डायरेक्टली ब्रिटिश गवर्नमेंट टेक द रूल ओवर इंडिया, राइट। डायरेक्टली ब्रिटिश क्राउन स्टार्टेड रूलिंग टू इंडिया। ब्रिटिश की जो हुकूमत थी वो उन्होंने इंडिया पे रूल स्टार्ट करने लगा, राइट। तो टोटल हो गया 90 साल, 1857 टू 1947, 90 ईयर्स डायरेक्टली ब्रिटिश क्राउन रूल टू इंडिया, क्योंकि उनको रियलाइज हो गया कि अब इंडिया पे रूल करना इतना आसान ना होगा, इसलिए हमें दूसरी अलग पॉलिसी अपनाना होगी। अब ये क्वीन है, ये उस ज़माने में जो, अब क्वीन प्रोक्लेमेशन क्या है मैं बताऊंगा। तो ये उस वक्त की क्वीन थी ब्रिटेन की। सो क्वीन प्रोक्लेमेशन ने उस वक्त की क्वीन ने कहा कि उनको रियलाइज़ हो गया कि हमने उनके रिलीजन में इंटरफ्रेंस किया था, और प्रिंसली स्टेटों के जो टेरिटरी हमने एनेक्स की थी। यहाँ पर एनेक्स्ड वर्ड है ना, एनेक्स्ड हैंडफोर्ड। एनेक्स मतलब जबरन कब्जा कर लेना, इंटेंशनली उनसे छीन लेना, राइट। तो क्वींस ने ये इंडियन से वादा किया कि वी विल नॉट बी डिस्क्रिमिनेट, यूर ऑल इंडियंस आर our progeny, henceforth they will not be discriminated on the basis of race, religion, caste or birthplace, and government services will be given on merit. Even government services Indians को दी जाएगी, and there will be no interference in the religious affairs. And it was made clear that the British Crown will be honor all treaties and agreement made by the company. And कोई भी princely state annex नहीं किए जाएंगे, कब्जा नहीं किया जाएगा henceforth। सो इस तरीके से इंडियंस को भी रियलाइज़ हो गया कि अगर हम इस तरीके से अंग्रेज धीरे करके डिवाइड एंड रूल, दे ऑल्सो स्टार्टेड टेकिंग केयर दैट द इंडियन सोसाइटी विल नॉट बी यूनाइटेड ऑन सोशल ग्राउंड्स, एंड दे सॉट इट टू दैट देयर विल बी कॉन्स्टेंट कॉन्फ्लिक्ट्स ऑन द ग्राउंड्स ऑफ कास्ट। क्योंकि इंडिया हमारा आज भी जब हम देखो हमारे इंडिया में 29 स्टेट्स है, राइट। तो 29 स्टेट्स में डिफरेंट लैंग्वेज बोली जाती है। हमारे महाराष्ट्र की लैंग्वेज मराठी है, गुजरात में गुजराती, साउथ में तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, राइट। एंड डिफरेंट रिलीजन्स, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई रहते हैं। तो उनको ये रियलाइज़ हो गया, एंड दे टेक द एडवांटेज ऑफ दैट। उन्होंने ये इंडियंस को शांत बैठाने के लिए तो क्वीन प्रोक्लेमेशन ला लिया, लेकिन आगे के 90 साल कैसे रूल किया? डिवाइड एंड रूल के जरिए। क्योंकि उनको वो जानते थे कि अगर हिंदू और मुस्लिम एक साथ हो गए तो हम रूल नहीं कर पाएंगे। सो दे स्टार्टेड द डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। सो दे सॉ इट टू दैट देयर विल बी अ कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट्स ऑन द ग्राउंड ऑफ कास्ट, रिलीजन, रेस, टेरिटरी। के रिलीजन्स को लेके, रेस को लेके, टेरिटरी को लेके लोगों में झगड़ा होता है। जैसे आज भी हमारे महाराष्ट्र और कर्नाटक के साथ झगड़े हैं वाटर को लेकर, वाटर शेयरिंग को लेके। हमारा कर्नाटक और तमिलनाडु का कावेरी रिवर को लेकर झगड़ा आज भी चल रहा है। तो उसका ही फ़ायदा अंग्रेज़ों ने उस ज़माने में उठाया, एंड डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी टिल फ्रॉम 1957 टिल 1947, 90 साल तक के ऐसे चलते रहा। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। सो डू लाइक, इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। एंड इन अ नेक्स्ट पार्ट, दिस इज़ द पार्ट 1, इन अ पार्ट 2 आई विल एक्सप्लेन, आई विल give the answer of all the questions of this chapter. Thank you for watching this video. Have a nice